पापा, बुआ से दाल मांगो ना। अरे पागल हो गई है, अपने आप को ही जलाने पर तुली है। तो और क्या करूं? ऐसे तो आप लोग कुछ अपने आप से बात करने वाले हो नहीं, तो एटलीस्ट मैं तो ट्राई करूं। एक ही घर में रहते हुए भी हम लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, तो डाइनिंग टेबल पर भी क्यों खाते हैं? अपने अपने रूम में ही खा लेना चाहिए ना। बदतमीज, समझाइए इसको। चुप कर जा बच्ची, चुप कर। परिवार, रिश्ते, प्यार, एहसास, इन सब की परिभाषा वहां से बदलने लगती है जब इंसान कागज के टुकड़ों का गुलाम होने लगता है। कुछ पाने के चक्कर में क्या छूट रहा है, अगर वक्त रहते इस पर नजर ना डाली जाए तो सामने आते हैं इस लापरवाही के अंजाम, जहां अपनों की भीड़ में भी इंसान अकेला रह जाता है। उम्र दराज इस अकेलेपन पर शायद काबू पा जाए, लेकिन उन मासूमों का क्या जिनके दिलो दिमाग पर हर बात एक छाप की तरह छूटती है और जिंदगी में तजुर्बे की कमी और अपनों का परायापन उन्हें वीरान कर देता है। और फिर जिन राहों पर वो निकलते हैं वहां उन्हें मंजिल नहीं मिलती बल्कि हादसों से टक्कर होती है। इन्हीं हादसों और गैर जिम्मेदारी की कहानी कहता है हमारा आज का ये एपिसोड। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज मुझे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे। रुक। ये चाचू का अभी कुछ पता नहीं चलता, कब मूड बन जाए कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता। अरे ये पंखुड़ी है ना, सारे प्लान इसी की वजह से बनते रहते हैं हमेशा। जल्दी कर, सब लोग आते होंगे, जल्दी कर। चलिए इधर। दादी, हाँ। जिस दिन का हमें वेट था वो दिन फाइनली आ ही गया। हाँ। कितना मस्ती करेंगे ना आज। हाँ। खेलेंगे, खाएंगे, भले कुछ दिन के लिए, पर बहुत मस्ती करेंगे। बेटा, तेरे जिद के लिए तो प्लान बना है। हेलो, हाँ जी, क्या मल्होत्रा साहब के माल की डिलीवरी नहीं हुई? एक मिनट में चेक करके बताता हूँ जी। भैया, आपने मल्होत्रा साहब का माल नहीं डिलीवर करवाया? ये बोल तो दिया था। अरे हाँ, वो शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था। शायद टेम्पो का प्रॉब्लम था से क्या मतलब है आपका? अरे कोई काम तो ढंग से कर सकते हैं आप। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। तुमने क्यों नहीं देखा? दिन भर घूमते रहते हो। घूमने तो आप जा रहे हैं सारा काम छोड़ के। मेरा सामान बाहर निकालो, हम नहीं जा रहे हैं। मेरा भी सामान उतार दो। जब अनिल भाई साहब की वजह से काम रुका है तो उन्हें करने दीजिए ना। हम अपनी ट्रिप क्यों कैंसिल करें? क्यों? हिस्सा बटोरने के लिए तो बराबर खड़े हो जाते हो ना। थोड़ा बहुत काम कर लिया तो क्या हुआ? चुप रहो तुम सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो गाड़ी में बैठो। माँ, काम बहुत जरूरी है, हम लोग घूमने बाद में जाएंगे। समझने की कोशिश करो, चलो उठो। अरे घूमने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ऐसी भी क्या कमाई जो किसी को खुशी ही ना दे सके। तू दुखी मत हो बेटा। मुझे पता है नाराज है हमसे, तुझे फार्म हाउस नहीं ले गए ना, इसलिए। ये क्या कर रहे? ज्वालामुखी, ये क्यों? दादी, हाँ, इस घर में तो हर एक के अंदर एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। क्या हम पहले जैसे कभी खुश नहीं रह सकते? खुशियाँ जगह की नहीं, इंसानों की मोहताज होती है। पर इस घर में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। लक्ष्मी इतनी आई कि सरस्वती ने तो रास्ता ही बदल दिया। तो दादी, काश ऐसा हो जाए ना कि भले पैसा कम हो जाए पर प्यार बढ़ जाए, ताकि हम सब साथ में अच्छे से तो रह सके। कितनी छोटी सी है मेरी बच्ची, पर कितनी समझदार है। गाड़ी आधा घंटा लेट लेके आया तू आज। बॉस देखेंगे तो। सारे टेम्पो आ गए? हाँ सर, बस एक गाड़ी बची है, डिलीवरी हो गई, आने वाली है। ठीक है, आ जाए तो रजिस्टर में नोट कर देना टाइम के साथ। हाँ नंदिनी, बोलो। कहाँ हो तुम?
यार अभी तो 2 दिन पहले बिजनेस टूर से होकर आए हो, फिर से जाना है? ये कोई तरीका होता है? तुम्हारी फैमिली भी है। अरे तो काम करना है, जाना पड़ेगा ना, अय्याशी करने थोड़ी जा रहा हूँ। और सुनो, बैग तैयार रखना, सुबह जाना है मुझे। कब से खड़ी है गाड़ी? काफी टाइम पड़ा। गाड़ी के अंदर चेक करो, पेपर से क्या देखो? जी आसपास जाके चेक करो, कुछ मिलता है क्या देखो। सर ये पेपर मिल गया। किसी शरद के नाम पे रजिस्टर्ड है, भांडुप का एड्रेस। रख लो इसे। सर उस तरफ एक फार्म हाउस है जो कुछ दिनों से बंद पड़ा है, और उसके कुछ ही दूरी पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और टेम्पो के आसपास भी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, टेम्पो वाला भी आसपास नहीं है। गाड़ी को कस्टडी में लो और फोरेंसिक टीम को फोन करो। पापा यही दोनों हैं जिन्होंने मेरी बम पर पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया था। क्या सबूत है कि ये दोनों ही थे? देखिए भाई साहब, हो सकता है आपका बेटा झूठ बोलता हो। मैंने देखा था, अमित भैया और दर्पण भैया ही थे। इन दोनों की पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। भाई साहब एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप एक काम कीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए, और चाहिए तो और ले लीजिएगा। आप इसका इलाज कराइए, इन दोनों को हम लोग संभाल लेंगे। लोगों के मुंह में नोट ठूसकर कब तक अपनी गलतियों को छुपाता रहेगा? अरे छोड़ो ना माँ, बच्चे हैं, शरारत कर देते हैं, और वैसे भी इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। भाई प्लान क्या है तेरा, ये तो बता। सुन के मजे लेगा, देख के? देख के तो जा पंखुड़ी को बुला करना। पंखुड़ी को? अच्छा ठीक है। चल तुझे क्या पंखुड़ी, आना। तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे बाबा कोई प्रैंक नहीं कर रहे हम लोग, जल्दी आजा चल। अच्छा ठीक है। भाई पंखुड़ी, पंखुड़ी भाई, पंखुड़ी भाई क्या हो गया, इसे देखना यार। ए पंखुड़ी, पंखुड़ी उठ, नाटक मत करना। पंखुड़ी उठ यार, अभी इसको होश में लाता हूँ। उठ भाई कुछ कर। ए पंखुड़ी, ए पंखुड़ी उठ जा यार, उठ। देख पंखुड़ी, इधर देख। तू जो कुछ देखती है घर पे बता देती है ना, इसे चुगली कहते हैं, है ना? और अब ये मत बता देना, वरना। यार पंखुड़ी, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। देख मैं रिक्वेस्ट करता तुझसे, ये सब बात प्लीज घर पर मत बताना यार, प्लीज। मैं नफरत करती हूँ तुम दोनों से। अरे पंखुड़ी यार बात तो सुन यार, प्लीज यार, घर पे मत बताना किसी को। बात सुन, बात सुन। पर एक प्रॉब्लम है, जितना मैं तुमसे नफरत करती हूँ ना, उससे ज्यादा मैं तुम लोग से प्यार करती हूँ। प्रैंक्स, शरारतें, मस्ती इस तरह की हरगिज नहीं होनी चाहिए कि किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को खतरा हो, किसी को ठेस पहुंचे। घर के बड़े और जिम्मेदार जब इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज करते हैं और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, तो यह खतरा किसी भी वक्त भयानक रूप ले सकता है। और यही हो रहा था रस्तोगी परिवार में। पूरे दिन में सिर्फ 20 साड़ियां बिकी है, प्रॉफिट तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन किसको क्या पड़ी है ना? उस नीलम को मैं छोड़ूंगी नहीं, देखूंगी मैं उसे। टेंशन के मारे मेरे बाल झड़ने लगे हैं। अगर यही हाल रहा ना, तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं कुछ बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है आपको? मेरी तो कुछ फिक्र ही नहीं है आपको। साहेब काय झालं? शरद येत होता? हो, पण 2-3 दिवसापासून तो घरी नाही आला, त्याचा फोन पण बंद येतो। साहेब क्या हुआ? ये तो तब पता चलेगा जब वो हमें मिलेगा। काही अंदाज आहे का तो आता कुठे असेल? साहेब तो टेम्पो चालवतो। कोणाची, स्वतःची का किसी और के लिए चला था? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता साहेब। ठीक है, तो आला की आम्हाला कळवा। हो साहेब। राणे
ये शरद के फ़ोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, पता करो कि गायब होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी, और एक खबरी को यहाँ 24 घंटे नजर रखने को बोलो। कुड़ी, बेटा, अरे क्यों रो रही हो? ताया जी, मम्मी ने मुझे बहुत चिल्लाया। क्या है? मम्मी इस पे साइन। तू स्कूल पढ़ने जाती है या मस्ती करने जाती है? साइंस में तेरे 65 और मैथ्स में तेरे 61। पर मम्मी इंग्लिश और एसएस में तो 90 अप है ना। सोशल साइंस की कोई वैल्यू होती है? तू और तेरे बाप ने ना दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। तू स्कूल में जाती है कि मस्ती कर सके, और तेरा बाप कभी फोन नहीं उठाता, घर में टाइम नहीं देता। जा अपने बाप से साइन करवा, मैं इसमें साइन नहीं करूंगी। अरे पगली, इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? ला, मैं साइन कर देता हूँ, ला। अरे क्या है, तुम्हारी मम्मी किसी और से गुस्सा होगी तो इतने में तुम गई तो इसलिए डांटा होगा। लो, ये भी साइन हो गया। अब मेरी पंखुड़ी के लिए एक मीठा सा गिफ्ट ले लो। पंखुड़ी, पंखुड़ी, अरे कहाँ है पंखुड़ी? नंदिनी, पंखुड़ी को देखा कहीं? नहीं माँ जी, यहीं कहीं होगी। अरे तुम तो सुबह से अपने डिजाइन देखने में ही लगी रहती हो, तुम्हें कुछ होश भी है? कहाँ है बच्चे? सुबह से ढूंढ रही हो, मिल ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ मम्मी जी? पंखुड़ी कहाँ है, पता भी है कुछ? और अमिता दर्पण कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सुबह से। मम्मी जी यही होंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? तुम लोगों को कोई फिक्र भी अपने बच्चों की? मैं ही ढूंढती हूँ। पंखुड़ी, पंखुड़ी कहाँ है बेटा? आराम से। रुको, कहाँ थे तुम दोनों? और पंखुड़ी कहाँ है? पंखुड़ी? दादी हमें क्या पता पंखुड़ी कहाँ है, हम तो लेट नाइट मूवी देखकर आ रहे हैं बस। अच्छा, जाओ अपने अपने माँ बाप को उठा के लेके आओ। अरे जाओ। सर, मेरी पोती पंखुड़ी सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ किस हाल में है। आपने अपने रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से पता किया? हो सकता है वहाँ हो। सर, जहाँ जहाँ वो जा सकती है सब जगह पर पूछताछ की, सर कहीं नहीं मिली। आपकी बेटी है? मेरी भतीजी है। उसके पिता क्यों नहीं आए कंप्लेंट लिखवाने? सर मेरा भाई कुछ काम से पूना गया है, टूर पे है। उसका फोन ट्राई किया था लेकिन वो भी नहीं लग रहा है। आप लोगों ने आज सुबह से उसे नहीं देखा? ये भी तो हो सकता है कि वो कल रात या शाम से गायब हो। बाहर आप उसकी डिटेल्स लिखवा दीजिए और उसकी तस्वीर दे दीजिए। जी सर, शरद की लास्ट मोबाइल लोकेशन हनुमान नगर ट्रेस हुई है। क्या? अपने घर से इतनी दूर हनुमान नगर के जंगल में वो कर क्या रहा? और अगर उसके साथ वहीं कुछ हुआ है तो वहाँ किसी ने तो उसे देखा हो। चला कितने जाऊन बगुआ। इसे देखा है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले इधर आया था ये, उसके बाद इसको मैंने फार्म हाउस की तरफ जाते देखा। और वापस आते तो नहीं देखा साहब। किसका है फार्म हाउस? साहब शक्ल से तो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन साहब वो फार्म हाउस है ना, उसके आगे इन लोगों की फैक्ट्री भी है साहब। लेकिन साहब ये फार्म हाउस पे ये लोग बहुत कम आता है साहब। नंदिनी, तुम्हें पता है ना मैं पूना में क्लाइंट के साथ बिजी हूँ। फ्री होकर बात करता हूँ। बाय। मिस्टर नवीन। यस। हमें आपसे कुछ पूछताछ है। बोलिए। इसे जानते हैं? नहीं। टेम्पो ड्राइवर है शरद, 5 दिन से गायब है और आखिरी बार इसे आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि वहाँ करने क्या गया था। टेम्पो ड्राइवर्स को हायर करना, उनको काम असाइन करना, ये तमाम काम जो है मेरा सुपरवाइजर करता है। माधव, श्याम जी को अंदर भेजो। बैठिए। एक टेम्पो ड्राइवर आखिरी बार आपके फार्म हाउस जाते हुए देखा जाता है।
और फिर गायब हो जाता है और आपको पता तक नहीं। उसके टेम्पो में ब्लड के स्टेन्स भी मिले। देखिए, मैं फार्म हाउस जो हूँ कभी कभार ही जाता हूँ। सर शाम। ये शरद है, टेम्पो ड्राइवर। नहीं सर, ये हमारे इधर काम नहीं करता है, और वैसे हमारा कोई ड्राइवर मिसिंग भी नहीं है। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमें आपका फार्म हाउस चेक करना। सॉरी, देखिए अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जितना कोऑपरेशन हो सकता था मैंने किया। एंड प्लीज एक चीज़ और है, बिना वारंट के प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं, प्लीज। सर इसे तो वारंट चाहिए। मुमकिन है इसका और शरद का पाप का कोई जॉइंट खाता हो, पहले वो पता लगा देंगे, फिर इसे कानून सिखाएंगे। केस का की ठीक है, उसे थाने बुलाओ, आके देखते हैं, रिपोर्ट लिख लो। सर ठीक है। सर, शरद के बारे में जितने भी लोगों से पूछताछ की है, एक बात कॉमन निकली है कि वो बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत लोगों से दारू पी के मार पिटाई भी कर चुका है। ठीक है, उसके घर पे जाके देखते हैं। वो तो 2 साल पहले उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, तब से वो ऐसा हुआ है। कहाँ गई हो? कहीं एड्रेस आएगा थी सर? सर मुझे लगता है शरद ने बदला लेने के लिए अपनी बीवी को ढूंढ निकाला होगा और वो खून के निशान उसके ही होंगे। शरद की माँ ने जो मीना की बहन का एड्रेस दिया, वहाँ जाके पता करते हैं अभी वो कहाँ है। अब तो वही हमें कोई क्लू दे सकता। ठीक है, शाम को देखो। सर, पंखुड़ी का फोन के लास्ट लोकेशन हनुमान नगर। हनुमान नगर? दामले, कोई लड़की अकेले इतनी दूर नहीं जा सकती, जरूर उसे कोई लेके गया हो सकता है सर। ये भी पता चला है कि उस फैमिली का इस एरिया में एक फार्म हाउस भी है। इसका मतलब तो ये बनता है कि कोई बाहर वाला नहीं बल्कि कोई घर वाला ही उसे वहां लेके गया हो। दामले, अनिल को फोन करके इन्फॉर्म करो और फार्म हाउस आने के लिए बोलो। ओके सर। हेलो, मीना। हाँ साहब। शरद एक हफ्ते से गायब है, आपके पास उसकी कोई खबर है? नहीं साहब, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है और मुझे उसकी कोई खबर रखनी भी नहीं है। रोज का मचमच था, पैसे उसके पास रहते नहीं थे, लेनदार रोज दरवाजे पे आते थे और आए दिन रोज न रोज किसी से मारामारी करता था। यहाँ से भी कोई क्लू नहीं मिला। लगता है फार्म हाउस के आसपास ही कुछ मिलेगा जो अब तक हमारी नजरों से छूट रहा था। डालो सर आप यहाँ? तुम यहाँ कैसे? एक मिसिंग केस के सिलसिले में एक टेम्पो ड्राइवर एक हफ्ते से गायब है। आखिरी बार इस फार्म हाउस में आते हुए देखा गया था। चलो फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छी तरह से पूरी जगह की तलाश करो। सर, बिल की कॉपी मिली। ये तो आसपास की किसी दुकान का लगता है, इसे एविडेंस पे जमा करो। अगर ये जगह बंद थी तो ये बिल यहाँ कहां से आया? सर ये देखिए, इसे देखकर तो लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा क्राइम हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ब्लड के सैंपल्स को टेस्ट के लिए लो। सर क्या ये पॉसिबल है कि ये खून शरद का हो? लेकिन सर, बिना चाबी के वो अंदर घुसा कैसे? और दोनों केसेस में कनेक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि ये फैमिली तो शरद को जानती तक नहीं। सर, बाथरूम से लाइटर मिला है। इसे भी कस्टडी में जमा करो। सर, अगर ये जगह बंद थी तो ये लाइटर, ये बिल और ये खून, ये सब यहाँ कहां से आया? मिस्टर अनिल, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आपका ये फार्म हाउस हमारी निगरानी में रहेगा। जितनी शिद्दत से तुम मेरे पीछे लगी रहती हो ना, अगर इसका आधा एफर्ट भी तुमने पंखुड़ी के ऊपर लगाया होता तो आज वो हमारे साथ होती। मैंने उसे अकेले पाला है। बिजनेस टूर से कभी फुर्सत मिली है तुम्हें? नोट छापने की मशीन के अलावा अगर कभी अच्छे बाप भी बन गए होते ना, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तुम तो बड़ी एफिशिएंट हो ना, तुमने पंखुड़ी के लिए क्या किया? क्या ध्यान दिया तुमने उस पर? क्या किया? तुम्हें होश में ला रही हूँ। सारी जिंदगी जायदाद कमाते रहे और तुम झगड़ा करती रही। कभी मेरी बच्ची पर ध्यान दिया? कभी उसके सर पर हाथ रखकर पूछा कि बच्ची तू कैसी है? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो। ये बिल आपकी दुकान की है? हाँ सर, ये बिल हमारी दुकान का। बता सकते हैं कार्ड किसने स्वैप करवाया था? सर, शकल तो याद नहीं है, पर इतना याद है वो 2 16-17 साल के लड़के थे। ये रहा सर। यस सर, हम फार्म हाउस जाते थे लेकिन सिर्फ मस्ती करने। दारू वारू पीते थे पर कुछ गलत नहीं करते थे सर। हाँ सर, और जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई थी उस दिन तो हम फार्म हाउस के आसपास भी नहीं गए थे। वहां नहीं गए थे तो फिर कहाँ गए थे तुम लोग? सर उस दिन हम मलाड के मॉल में घूम रहे थे। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। सर,
इन दोनों की इंक्वायरी की है। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट सबका यही कहना है कि 24 घंटे ये दोनों प्रैंक करने की प्लानिंग में लगे रहते हैं। कभी कभी मजाक तो बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कोई मजाक हाथ से बाहर निकल गया हो और पंखुड़ी उसकी शिकार बन गई हो। दामने पता करो कि ये दोनों सच बोल रहे हैं या झूठ। जिस दिन पंखुड़ी गायब हुई ये दोनों मलाड मॉल में थे या कहीं और? यस सर। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। पापा ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे भी मुंह खोलना पड़ेगा। भाई तूने तो आज मरवा ही दिया। अब ज्यादा ड्रामा मत कर, अब तो बहुत मजे ले रहा था। अरे मजे की छोड़, अब ये सोच अपनी जान कैसे बचाएंगे हम। सर, दर्पण और अमित के कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो हनुमान नगर में ही थे। शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिया है। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, गए ही नहीं थे वो। सुना है तुम लोगों को सैडिज्म बहुत पसंद है। आज तुम्हें वही बरसेगा। हमें लोगों की पसंद का बहुत ख्याल है। तो देख रहे हो ना तुम, ऐसे ही पूजा होगी तुम दोनों की। सामने शुरू हो जाओ। सब बताते सब बोले सब उस दिन हम डर गए थे इसलिए कुछ बताया नहीं आपको। ड्रामा नहीं, सीधी कहानी सुनाओ। हाँ साहब, हम दोनों उसको फार्म हाउस ले गए थे। पंखुड़ी, क्या हुआ पंखुड़ी, ऐसे क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ। फार्म हाउस चलेगी? फार्म हाउस? तुम लोग के साथ? हाँ। नहीं, मेरे को नहीं आना। अरे पंखुड़ी देख, इधर देख, ये बड़े लोग ना हमेशा अपने चलाते हैं, है ना? अब हम तुझे फार्म हाउस लेके चल रहे हैं, चल। पर तुम लोग मेरे साथ हर बार प्रैंक करते हो। अरे बाबा, प्रैंक की कसम। हाँ प्रैंक की। इस बार हम कोई प्रैंक नहीं करेंगे, पक्का। अरे तेरी कसम। अरे अच्छा ठीक है, चलते। चले? चल। पंखुड़ी घर वाले से बहुत नाराज थी क्योंकि उसको कोई फार्म हाउस नहीं ले जा रहा था। फार्म हाउस ले जाने के बाद यहाँ कितनी शांति है ना, पर घर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है। पर हम यहाँ करेंगे क्या? हमें नहीं पता। हमें क्या पता? भैया, भैया बोलो। बहुत चोरी करती है ना, अब पता चलेगा। भैया प्लीज, भैया देखो मैं सबको बता दूंगी। भैया। फार्म हाउस में बंद करने के बाद अब हम दोनों घूमने चले गए थे और घूमे फिरे, खाए पिए, और हमने सोचा कि अब लौटकर उसको टॉर्चर करेंगे। लेकिन जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो वहाँ पंखुड़ी, हमने पंखुड़ी को बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिला। ये शरारत नहीं, वैसी ना हरकत है। अपनी बहन को टॉर्चर कर रहे थे तुम लोग। किस तरह की परवरिश की है तुमने अपने बच्चों की? और तुम लोग किसी को दुख देके तुम्हें खुशी मिलती है, चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो? हाँ हाँ, ये सब नवीन की गलती है। अरे बच्चों को सही गलत समझाने के बजाय उनकी गलतियों को पैसे देके रफा दफा करता है। मेरी गलती है? अरे मैं कम से कम सिचुएशन को हैंडल तो करता हूँ, आपने क्या किया? तो आप करो ना हैंडल। हाँ तो कर रहा हूँ ना मैं। तो करो ना बातें। अरे हाँ तो कर रहा हूँ। अरे चुप रहो, बंद करो ये ड्रामा। मम्मी जी देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, ये भले ही कितने भी बिगड़े क्यों ना हो, लेकिन ये किसी को गायब नहीं कर सकते। मैं सच कह रही हूँ आजी। अरे इस घर में कीचड़ में कमल की तरह थी वो, तुम सबसे अलग। वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती। पता नहीं कहाँ गई मेरी बच्ची, मेरी पंखुड़ी। ना पंखुड़ी ना शरद, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। फार्म हाउस पे मिला ब्लड शरद का है, ये जानने के लिए भी हमें शरद का मिलना बहुत जरूरी है। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों केसेस से? सर देखा जाए तो, एक मिनट। हेलो, क्या? ओके सर, फार्म हाउस में मिले ब्लड के फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का ब्लड है। रस्तोगी परिवार में तो गलतियों का इतना ढेर था कि अच्छाई को शायद ढूंढ कर निकालना पड़े। जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उनके पास अपने ही बच्चों के लिए वक्त नहीं था। और अब एक अपराध की दस्तक उनके घर तक आ पहुंची थी, और इसी अपराध के पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर फार्म हाउस का रुख किया। पूरा फार्म हाउस बारीकी से चेक करो, कुछ भी अजीब दिखाई दे तो इन्फॉर्म करो। सर्च शुरू करो। यस सर। तुम ऊपर देखो, तुम इस तरफ देखो।
यहाँ कुछ है। खुदाई शुरू करो। ओके सर। टोटल 6 बॉडीज, सभी छोटी बच्चियों की। एम्बुलेंस बुलाओ और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। हमेशा पैसा कमाना, झगड़े करना और तुम लोग हंसी मजाक में ही रहते थे। वो ठीक कहती थी, ये घर ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी एक दिन फटेगा। उस ज्वालामुखी में ही मेरी बच्ची जलकर राख हो गई। हनुमान नगर में 4 बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट है जो काफी पुरानी है और अब तक सॉल्व नहीं हुई। हो सकता है कि ये 4 बच्चियां वही हों। मैं शहर के बाकी पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट चेक करता हूँ। और हर्ष, उस फार्म हाउस से मिले लाइटर को भी ट्रेस करो। जी सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, लेकिन कुछ बॉडीज की हालत ऐसी है कि शनाख्त होना मुश्किल है। और रिपोर्ट के मुताबिक सभी बच्चियों के साथ रेप और मोलेस्टेशन हुआ है। ये केस एक मिसिंग कंप्लेंट से शुरू हुआ था और सीधे सीरियल चाइल्ड मोलेस्टेशन और मर्डर केस में बदल गया। सबसे रीसेंट बॉडी हमें पंखुड़ी की मिली थी ना? यस सर। बॉडी से हमें मोलेस्टर का सीमेन सैंपल भी मिला होगा। उसे पंखुड़ी के दोनों भाइयों अमित और दर्पण से मैच करो। लेकिन सर, अगर कोई घर वाला होगा तो पंखुड़ी को मारेगा क्यों? मामला बहुत गंभीर है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। वैसे शरद का इस केस से क्या लेना है? हेलो साहब। हाँ बोलो। तुम 1 मिनट के लिए भी उससे नजर मत हटाना, हम अभी आते हैं। सर, खबरी का फोन था। ये शरद उसके घर के आसपास देखा गया। क्यों नहीं आता? क्यों गया था फार्म हाउस? साहब सांगतो सर, वो चोरी करने गया था साहब। फार्म हाउस बंद पड़ा था साहब और अपन को लोगों का पैसा भी देना था साहब। तो सोचा इधर चोरी करे तो किसी को पता नहीं चलेगा साहब, इसलिए गया था उधर। चोरी करके तू इतना डर गया था कि अंडरग्राउंड हो गया। चोरी के साथ साथ तूने खून भी किया और रेप भी किया। तेरे टेम्पो में खून किसका था? साहब सांगतो साहब, उधर में चोरी करने के लिए गया था साहब। वो पहले से एक आदमी वहां पे अजीब सा मास्क लगा के घूम रहा था साहब। उसके हाथ में चाकू था साहब। उसने अपन को चाकू से अपन के ऊपर हमला किया साहब। मैं अपनी जान बचाते कैसे कैसे भाग गया साहब। तभी मेरे खून का निशान टेम्पो को लग गया होगा साहब। हुलिया कैसा था उसका? सब काटी कैसी? हट्टा कट्टा आदमी था साहब। चेहरे पे मास्क लगा था तो कुछ चेहरा ठीक से पता नहीं चला साहब अपन को। जान बचाने के लिए अपने घर क्यों नहीं गया? वहाँ भी खतरा था साहब। वो लेंदर मेरे पीछे पड़े थे मारने के लिए साहब। कहाँ अंडरग्राउंड हुआ था? सब वो पास के गांव में साहब, बनेली में। मैं वही था साहब। चाहे तो आप जाके चेक कर लो साहब। वो तो हम पता कर ही लेंगे, पर अब तू अपना ब्लड सैंपल दे और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, तू हमारा मेहमान रहेगा, समझा? ये शरद शायद सच बोल रहा है। 2 अक्टूबर की सुबह उसने बनेली की बस ली थी और वहाँ किसी किसान के घर पे वो किराए पे रुक गया था। हर्ष, कहानी अगर सच्ची भी है तो गढ़ी भी तो जा सकती है हमें गुमराह करने के लिए। सर, रिपोर्ट के मुताबिक टेम्पो पर लगा ब्लड शरद का ही है। मतलब शरद भी नहीं तो फिर कौन हो सकता है? जिस तरह का डिस्क्रिप्शन शरद ने उस मास्क वाले आदमी का दिया था, कुछ कह पाना मुश्किल है।
पंखुड़ी के बाप और काका दोनों की कॉल रिकॉर्ड चेक करो। अगर कुछ गड़बड़ है भी तो खुद ही सामने आ जाएगी। यस सर। सर, अनिल ने कहा था कि वो फार्म हाउस नहीं जाता है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अक्सर वहां जाता है, वो भी अपने ऑफिस के बाद। सर, उस लाइटर का पता चल गया। उस पर बना बारकोड किसी वेबसाइट का है, ऑनलाइन शॉपिंग से मंगाया गया है। ऑर्डर करने वाली कोई मधु नाम की औरत, लेकिन उसका डिलीवरी का एड्रेस अनिल के ऑफिस। चलो पता करते हैं कि लाइटर की शौकीन मैडम ये है कौन। सर मेरा फार्म हाउस मेरी फैक्ट्री के बगल में ही है, तो जब भी मैं फैक्ट्री से लौटता हूँ तो फार्म हाउस में बाहर से चक्कर मार के देखता हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? जी सर, ये लाइटर मैंने ही अनिल सर को गिफ्ट किया था। क्यों? अफेयर है तुम दोनों के बीच? सर हम लोगों का कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। आप मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे। फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं इस शादी से। मेरी बीवी को बात करना नहीं आता, सिर्फ लड़ना आता है। घर जाने से भी डरता हूँ मैं। सर यही वजह है मेरे और मधु की दोस्ती की। हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, दुख सुख बांटते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे। और दुख बांटने के लिए तुम अक्सर उसके साथ फार्म हाउस पे जाया करते थे? हाँ सर, लेकिन सब वहाँ पे क्या चल रहा था उसका कोई अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने किसी को खून नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो। हर्ष, कुछ छठी बच्ची के बारे में कुछ पता चला? छठी बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके हाथ में कुछ सालों पहले फ्रैक्चर हुआ, जो फिर जाके ठीक हुआ। मैंने उस उम्र की सभी मिसिंग बच्चियों की कंप्लेंट्स की फाइल्स मंगाई है। अगर किसी भी बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो ना हो, छठी बच्ची हमारी हो। सर, ये किशोर है, अनिल की फैक्ट्री में काम करता है। 2 महीने पहले इनकी भी बच्ची गायब हुई। आपको क्या लगता है इस सब में अनिल का हाथ हो सकता है? वो सब मुझे नहीं पता, हम तो बहुत गरीब आदमी है साहब। हाँ, उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और उनके बच्चों के साथ 2 मिनट में दोस्ती भी हो जाती थी साहब। एक बार मेरी बच्ची को और मेरे कलीग की बच्ची को उन्होंने चॉकलेट दी थी साहब। बस उसके दूसरे ही दिन से हमारी बच्ची गायब थी साहब। बिना कुछ किए ही बच्चियों पे बड़ा प्यार आता है आपको? सर वो मेरे वर्कर्स की बच्ची है, इसलिए मैं उन्हें चॉकलेट देता था, लेकिन इत्तेफाक से वो गायब हो गई। गलत वक्त पे गलत जगह पहुंचने के बहुत इत्तेफाक हैं तुम्हारे। क्यों? सर, इनके वकील आए हैं जमानत के पेपर्स लेकर। नवीन, नवीन करना बंद करो। नवीन छोड़ो, जान से मार दूंगा मैं तुझको। क्या करे तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो। नीलम ने मुझे बताया था तेरे बारे में। क्या क्या तूने मेरी बेटी के साथ? छोड़िए। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी भरी होगी। पंखुड़ी तो मेरी बेटी जैसी थी और तुम। पंखुड़ी 3 अक्टूबर को फार्म हाउस से गायब हुई, पर अनिल उस दिन शहर में ही था। वो कोई और है जो अब तक हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। नवीन उस दिन उसी एरिया में था, जबकि उसने कहा कि वो पुणे गया और उसका फोन 3 तारीख को पूरे दिन स्विच ऑफ था। सर मुझे लगता है सबके पीछे नवीन है। उस दिन फार्म हाउस में पंखुड़ी ने उसे सब कुछ करते देख लिया होगा, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने पंखुड़ी का कत्ल कर दिया होगा। आपका मतलब है कि मैंने अपनी बेटी के साथ? आप ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मैं फोन इसलिए ऑफ किए हुए था ताकि मेरे घर वाले मुझे फोन करके परेशान नहीं करें। उस छठी बच्ची की शिनाख्त हो, उसकी मां ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई। जिस दिन से खेलने गई थी तब से वापस ही नहीं लौटी, कंप्लेंट भी लिखवाई थी। वो जादू वाले चेयर में बैठी थी और फिर से गायब हो गई। चेयर? कौन सी चेयर बेटा? वो चेयर बाजू वाले अंकल के पास है। जी कहिए, क्या बात है? सुना है परी तुम्हारी किसी जादू वाली कुर्सी पे बैठी और गायब हो गई। गायब हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो इस चेयर पे कभी बैठी ही नहीं। हाँ, इसकी जब डिलीवरी हुई तो शायद उस वक्त बैठी होगी, तो पता नहीं। कहाँ से ऑर्डर की थी चेयर? रॉयल फर्नीचर। उसका एड्रेस? ये सर। हेलो, हाँ ओके सर, डीएनए सैंपल मैच हो गया, आपका शक सही था। से पहले कि हम तेरी खाल खींच दें, सच सच बता क्यों गया ये सब? सब पता था, सब पता था। अपना कंट्रोल चाहता था सब, जो औरतों पर नहीं बच्चों पर हो सकता था, क्योंकि सब औरतें मक्कार होती है, धोखेबाज होती है, भाग जाती है, लेकिन बच्चे एक थप्पड़ में शांत हो जाते।
अगर मेरे हाथ में तुझे सजा देना होता ना तो यही चीर के रख देता तुझे। एक बेहतर जिंदगी जीने की चाह में इंसान ने आज अपने आप को मशीन बना लिया है। आज होड़ लगी है सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की, और इस कंपटीशन ने समाज में मानसिक रोगियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की है, जिसका शिकार बनते हैं पंखुड़ी जैसे मासूम बच्चे। पैसा जरूरत है लेकिन सब कुछ नहीं, पर सख्त जरूरत है अपने दिलो दिमाग को इन बेतुके और वहशियाना उसूलों से दूर रखने की। हेलो, सर, इसी का खून हुआ है। फोन किसने किया था? साहब मैंने फोन किया था। क्या देखा तुमने यहाँ पर? साहब मैंने देखा कि वो लड़की बेतहाशा उस शख्स के पेट में चाकू मार रही थी। इसका मतलब है खून तुम्हारे सामने हुआ? सब मेरे ही सामने नहीं, इन सबके सामने हुई है, सब थे वहाँ पे। हाँ साहब, और साहब न जाने क्या नफरत थी उस लड़की के दिल में। इंसान मर चुका है फिर भी उसका चाकू और गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम कोशिश करते रहे छुड़ाने की, पर वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी साहब। शायद इस लड़की को उस आदमी से काफी नफरत हुई होगी। इस आदमी ने कुछ उसके साथ जरूर बुरा बर्ताव किया है। वैसे भी उस लड़की का एक हाथ नहीं है, शायद यही वजह होगी। मोरे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस लड़की के पास चाकू कहाँ से आया? सर, शायद उस लड़की ने प्लान करके ये मर्डर किया है। चाकू अपने साथ में ही लाई होगी, वरना ऐसी सुनसान सड़क पर उसे चाकू कहाँ मिलता? अगर वो चाकू अपने साथ लाती तो हो सकता है वो आदमी चौकन्ना हो जाता, वो मर्डर कर ही नहीं पाती। आसपास के दुकानों में देखो, किसी सब्जी वाले या फ्रूट वाले का चाकू उठाया होगा उसने। ओके सर। इंस्पेक्टर, आपको पूरा यकीन है कि मर्डर इसने किया है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये देखिए लड़की की फाइल, ये कुछ 19 साल की होगी और उसकी बॉडी पे इतने सारे मार्क और निशान हैं कि मुझे लगता है ये खुद एक विक्टिम है। मतलब कुछ निशान ऐसे हैं लगभग 10 साल पुराने हैं। छोटी उम्र में किसी ने उसके साथ फिजिकल हैरेसमेंट किया है। ये लड़की अपंग है, पर जन्म से नहीं। इसका एक हाथ बाद में काटा गया है और मारने और पीटने और जलाने के एक नहीं, काफी निशान हैं। लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है? नहीं, पर हाँ, लड़की वर्जिन नहीं है। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? जिस आदमी को तुमने मारा वो कौन था और क्यों मारा तुमने उसे? अगर तुम समझती हो कि चुप रहने से तुम बच जाओगी तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए सब सच बताओ। हो सकता है हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। क्यों मारा तुमने उस आदमी को? बोलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मोरे, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से ये आदमी नेत्रहीन है, वो भी जन्म से। सर, जो आदमी देख नहीं सकता उसे बचना छुपना बहुत आसान होता है। फिर एक नेत्रहीन आदमी इस लड़की को इतना टॉर्चर कैसे करेगा कि वो लड़की गुस्से में आकर उसे मार दे? इस केस के और भी कई पहलू हैं। एक कत्ल दिन दहाड़े हुआ था, जिसकी सूरत और संबंध पुलिस चाहकर भी कल्पना नहीं कर पा रही थी। अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि ये लड़की कातिल है या खुद किसी गुनाह का शिकार। लेकिन कत्ल तो हुआ था और इसके चश्मदीद गवाह भी थे। कौन थे ये दोनों? क्या वास्ता था इनका एक दूसरे से? क्या कारण था लड़की की उस बेहद नफरत का? ये राज सिर्फ यहीं तक सीमित थे या फिर कहानी कुछ और भी थी? मोरे, इस केस को सॉल्व करने के लिए उस लड़की और उस आदमी का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। मर्डर वेपन के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, हमने आसपास की सारी दुकानों पर इंक्वायरी की, लेकिन वो चाकू किसी का नहीं है। उस लड़की के पहनावे को देख के लगता है कि वो तो यहीं की है, लेकिन वो आदमी जिसका खून हुआ है, लगता है वो दरगाह पर चद्दर चढ़ाने के लिए किसी और शहर से खास आया था। अगर ये दोनों अलग अलग शहर के हैं तो इन दोनों के बीच में लिंक कैसे हो सकता है? मोरे, इस लड़की का बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना जल्द हो सके इस लड़की और उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ओके सर। इसे पहचानते हो?
नहीं साहब। और इसे? हाँ साहब, इसको तो जानता हूँ। अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, हर साल यहाँ दरगाह पे आते हैं और फिर दिल खोलकर गरीबों को ज़कात देते हैं। कहाँ से आते हैं कुछ पता है? ये तो नहीं मालूम, बस इतना कह सकता हूँ कि बड़े दीन ईमान वाले हैं। बाकी तो साहब ये दरगाह है, यहाँ जो भी आते हैं सब अल्लाह के बंदे हैं। अब किसका घर और किसकी जात पूछेंगे। सर हो सकता है कि यह आदमी शहर में कहीं बाहर से आया हो और अपनी प्राइवेट कार से आया हो। मोरे, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और सारे पुलिस स्टेशन में पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। ओके सर। ये लड़की उठ, चल खाना खा ले और बाद में ये कपड़े बदली कर लेना। आबिदा, उस्मान, बाहर आओ। कहाँ हो तुम दोनों के दोनों? बाहर आओ। आबिदा, उस्मान, आबिदा, उस्मान, कहाँ मर गए दोनों के दोनों? बाहर चले आओ। अम्मी क्या हुआ और आप इतनी घबराई हुई क्यों? अरे किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। कोई नामुराद मेरी जान लेना चाहता है और तुम दोनों घर में बैठे आराम फरमा रहे हो। क्या? और आपको कौन मारना चाहेगा और क्यों? मुझे तो मेरे अपने ही मारना चाहते हैं, लेकिन मैं भी ऐसी सख्त जान हूं ना, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं। अब देखना कैसा तमाशा दिखाती हूं मैं। चला। सर हमने टोल नाके पर भी पूछताछ की, लेकिन इस आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट नहीं है जिसे हम इस आदमी के साथ जोड़कर देख सके। इस आदमी की फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दो, हो सकता है कोई पहचानने वाला मिले। ठीक है सर। हेलो, हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। सर हमारा एक खबरी है, पान वाला। हाँ साहब, ये लड़की देखा है मैं, यहाँ से 2 गली आगे चकले पे देखा था उसे। वो क्या है ना साहब कि मैं भी कभी कभार वहाँ जाता है ना, इसलिए मैं सोच रहा था इसे कहीं ना कहीं तो देखा है साहब, पर मुझे अब भी जाके याद आया। तू भी उसका ग्राहक था क्या? अरे नहीं नहीं साहब, अरे वो कहाँ इस काम के लायक है। अरे वो तो बर्तन भांडी मांजती है वहाँ पे साहब, और कपड़े भी साफ करती है। अरे आज सूरज किधर से निकला? नहीं, आपका दर्शन हुआ। मैं इसे पहचानती हो? बोला ना नहीं पहचानती, इधर की होती तो पहचानती। देख झूठ मत बोल, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये लड़की तुम्हारे यहाँ कपड़ा और बर्तन मांजने का काम करती है। क्या साहब, अब कपड़ा और बर्तन मांजने वाली का मैं हिसाब रखूंगी। शायद लड़की को करीब से देखने के बाद सब हिसाब याद आ जाएगा। पाटिल मैडम, यस सर। गाइड तक आइला। चल चल। अरे काय कर? चल चल। अरे छोड़ ना। अरे क्या करती है? मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, देखो याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या जबरदस्ती? हाँ, कोई बर्तन मांगने वाली लड़की का मेरे पास क्या काम है? मुझे लड़की चाहिए, लेकिन बिल्कुल चुप। लड़की को लेकर आओ। यस सर।
साहब ने बुलाया है तुझको। ए चल उठ चल। ए सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चल साहब ने बुलाया है तुझको। पाटिल हिला उठवा। चल साहब ने बुलाया, चल चल चल। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दो राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। कौन है ये राजा साहब? पता नहीं सर, लेकिन वो लड़की राजा साहब के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम जानती हो राजा साहब कौन है? राजा साहब? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो, कोई कस्टमर है तुम्हारा? अरे साहब, हमारे यहाँ आने वाले कस्टमर खुद को राजा ही समझते हैं और 2 घोट अंदर गई ना तो राजा साहब बन जाते हैं। तो तुम नहीं जानती? नहीं। जाओ, अगली बार मुझे तमाशा नहीं चाहिए। मोरे, इस लड़की का और राजा साहब का क्या कनेक्शन है? कौन होगा ये राजा साहब? मोरे, कौन हो सकता है ये राजा साहब जिससे ये लड़की होश में आने के बाद भी इतना डर रही है? सर मुझे लगता है इस लड़की ने जिस आदमी का खून किया है वही राजा साहब हो। लेकिन चेक करना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड शाही है भी या नहीं। और मोरे ये भी पता लगाओ कि इस एरिया में कोई ऐसा आदमी है क्या जिसे लोग राजा साहब कहते हैं। ओके सर। तो आप हैं राजा साहब? इंस्पेक्टर साहब, राजा तो मेरे पूर्वज हुआ करते थे। यहाँ पर उन्हीं का राज्य था। फिर देश आजाद हुआ और हमसे हमारा राजपाट छीन लिया गया और राजा और रंग सब एक हो गए। ये तो जनता है जो आज भी हमें इज्जत से और प्यार से राजा साहब बुलाती है। कुछ लोग डर से भी आपको राजा साहब बुलाते होंगे। इस लड़की को जानते हैं आप? कौन है ये लड़की और आप इसके बारे में मुझसे क्या जानना चाहते हैं? ये लड़की भी आपकी भोली प्रजा की तरह है, रात दिन डर से कांपती हुई बस आपका ही नाम जपती है। हो ही नहीं सकता। मैं अभी 1 साल पहले यहाँ इंडिया में शिफ्ट हुआ हूँ, वो भी अपने पिताजी के देहांत के बाद। पिछले 15 साल से मैं यूएस में था। यू कैन चेक माई रिकॉर्ड। मैं इस लड़की को नहीं जानता। सर ये राजा सच बोल रहा है। हमने उसकी इंक्वायरी निकाली, वो सचमुच 1 साल पहले ही वापस आया है और उसके पास्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इस लड़की के साथ उसका कुछ कनेक्शन है। मोरे, हम फिर से वहीं आके खड़े हो गए जहां से हम चले थे कि कौन हो सकता है ये राजा साहब। तुम हो? मैं कितनी डर गई थी पता है? दादी, दादू आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? तुम्हारे दादू हर साल की तरह दरगाह पर गए हैं। कुछ दिनों के लिए वहीं पे रुकेंगे, हमेशा की तरह 8 दिन तक। उसके बाद वो सीधा यहीं पे आएंगे। मैंने उनसे कहा है आते वक्त वो तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाने वाले हैं। वो 8 दिन के बाद आएंगे। ये क्या बात हुई? ये तो तुम्हारी दादी के साथ नाइंसाफी है। दादू नहीं आए इसलिए बड़ा दुख हो रहा है। तुम दादी से प्यार ही नहीं करते हो। करता हूँ ना, दोनों से प्यार करता हूँ। मेरा बेटा। क्या कहा डॉक्टर? सर डॉक्टर ने कहा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ है इसकी जिंदगी में जिसका असर आज तक इसके दिमाग में है। पर ये राजा साहिब नाम का आदमी है भी या नहीं ये कहना मुश्किल है। और अगर है
तो इसका और उसका क्या रिलेशन है ये पता लगाना होगा। ठीक है, ले जाओ इसको। अम्मी क्या हुआ अम्मी? वो यहाँ पे कोई है यहाँ पे, मुझे मारना चाहता है और उसके हाथ में ऐसा ही हथौड़ा था। ला। अरे वहम है आपका, मैं तो कबर्ड रिपेयर कर रहा था इसीलिए हथौड़ा हाथ में लिया था। अम्मी आप दिन में भी सपने देखने लगी है, इतने भी वहम मत पालिए कि लोग। तुम लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरा वहम नहीं है। मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया वही मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम लोग तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों जानबूझकर नासमझ बन रहे हो? मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों ही मुझे मारने की कोशिशें कर रहे हो। क्या रे, इधर मरवाने के लिए लाया क्या? अरे वो लड़की जिए या मरे, तेरे को क्या? चल यहाँ से। बेटी है वो मेरी, उसके साथ ऐसा बुरा होते हुए कैसे देख सकता हूँ मैं उसको अपने साथ लेकर जाएगा। तेरे को जाना है, जा तू। दादी कब खत्म होंगे 8 दिन? दादू कब आएंगे? थोड़ी देर बैठ ले मेरे साथ, तेरे दादू आएंगे ना तब तू पलट के देखने वाला भी नहीं है मेरी तरफ। अम्मी दूध। सिर्फ दूध ही है ना? क्या मतलब? और क्या हो सकता है? ले बेटा दूध पी ले, दूध पीने से ताकत आ जाती है। हाँ कुछ हो रहा है? अम्मी अब्बू का 3 दिन से फोन नहीं लग रहा है। आपकी कुछ बात हुई क्या? कहाँ कोई बात हो पा रही है, मुझे भी तो उनकी काफी फिक्र हो रही है। अम्मी अभी फिक्र करने का वक्त नहीं है, हमें पुलिस के पास जाना होगा। कोई आम बात नहीं है। नूर, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी अब्बू है, इतने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिक्र करने के अलावा कुछ कर रहे हैं? सिर्फ बैठ के इंतजार करो। जबान को लगाम दो नूर। हो सकता है बैटरी खत्म हुई हो या मोबाइल में कोई खराबी आई हो। माना कि आप सही सोच रहे हैं, पर भाई अब्बू इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि वो पीसीओ से एक फोन करके अपने घर की भी खैर खबर ना पूछे। हमें तो डर लग रहा है कहीं अब्बू के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। पता नहीं आप लोग इतने सुकून से कैसे बैठे हैं। अब बस करो नूर। अरे बस करो भाई, अब्बू की फिक्र में तुम दोनों तो लड़े ही जा रहे हो। बस ये नहीं कि पुलिस स्टेशन जाके उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए। हेलो, हाँ हम हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। बॉडी तो नहीं है लेकिन उसके कपड़े हम फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं। सर उस डेड बॉडी की पहचान हो गई है। उस आदमी का नाम रहमत खान है, पाली का रहने वाला है। उसकी फैमिली पाली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गई थी। जहां हमने फोटो भेजी थी उसी से उन्होंने पहचान लिया। कल रहमत खान की फैमिली उसके कपड़े क्लेम करने के लिए आ रही है। तब तक मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके सर। किसने मारा इंस्पेक्टर साहब इन्हें? कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब? या अल्लाह, संभालो अपने आप को। देखिए मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जरूरी हैं पूछने होंगे। किसी से कोई दुश्मनी थी उनकी? कैसी दुश्मनी साहब? उन्होंने तो कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। खुदा का नेक बंदा था मेरा शौहर। मेरे साथ चलिए, किसी से मिलवाना आपको।
आप लोग जानते हैं इसे? नहीं साहब, इसे तो हमने पहले कभी देखा भी नहीं। नहीं साहब, हम नहीं जानते इसे। ये कौन है? कौन है ये लड़की? सुनो, इन्हें जानती हो तुम? रहमत की शिनाख्त ने पुलिस को एक सुकून की सांस दी। ऐसा लग रहा था कि अब लड़की की पहचान आसान होगी, लेकिन ना लड़की और ना ही रहमत के परिवार ने एक दूसरे को पहचाना, जिसने ना सिर्फ पुलिस की उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि उन्हें फिर से शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। अभी सिर्फ मरने वाले की पहचान हुई थी, मौत का कारण और मारने वाली लड़की की पहचान अभी बाकी थी। दूसरी तरफ एक आदमी लगातार पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द घूम रहा था, जो ज्यादा दिन तक पुलिस की नजरों से बच नहीं पाया और गिरफ्त में आ गया। कौन था यह आदमी? साहब मेरा नाम तात्या है, मैं भिखारी है साहब। वो लड़की 1 साल पहले मेरे को अपने नाके के सिग्नल पर बैठी हुई मिली थी। वो डरी भी और सहमी भी थी, और ऐसी जवान लड़की अगर रास्ते में बैठी मिलेगी तो किसकी भी बुरी नज़र गिरेगी ना। तो मैं ही उसको बोला था, अगर ये सब बुरी नज़र से बचने का है तो तेरे को बदसूरत होना पड़ेगा। फिर उससे मेरी बात मान ली साहब। मैंने तो सिर्फ उसके भले के लिए उसका हाथ काटा। एक लड़की को अपाहिज बनाया अपना भीख का धंधा बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे मान बनने का नाटक कर रहा है। नहीं साहब, मैंने कभी उससे भीख नहीं मंगवाया साहब। वो बच्ची थी मेरी, बाप जैसा प्यार दिया मैंने। वो भी मेरे को बहुत चाहती थी साहब, पर एक दिन किधर गई मालूम नहीं साहब। खुश थी मेरे साथ में। तू सच बोल रहा है? ये हम क्यों मान लें? गणपति बापा की शपथ साहब, मैं सच बोल रहा है। तात्या, 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 मंजरी, तात्या। एक साल तेरे साथ थी ना, कभी बताया कौन है, कहाँ से आई है? उसका नाम मंजीरी है साहब, बस यही बोला, बाकी कुछ भी नहीं बोला साहब। वो 1 साल से तेरे साथ है और तुझे कुछ भी नहीं बताया? सिर्फ नाम बताया? हाँ साहब, बस उतना ही बोला। मेरे को लगता है साहब वो मेरे एरिया में जो जवान लड़के लोग का चकला है ना, वो वहाँ से आई होगी साहब। हमने वहाँ पूछताछ की, वो वहाँ से नहीं है। वो काहे को सच बोलेंगे साहब, इधर की चाहिए करके। उनको पुलिस का लफड़ा थोड़ी ही मांगता है। वो डरी भी और सहमी भी थी। आदमी का हाथ लगते ही वो चीखती थी, और सब नींद में भी वो राजा साहब करके चिल्लाती थी। मुझे कहीं नहीं जाना राजा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे को तो वो उधर की लगती है। मोरे, उस लड़की और दादिया का रिश्ता बाप बेटी का था, ये तो साबित हो गया, लेकिन उसकी बॉडी पे जो जलने और चोट के निशान है वो उस राजा साहब की देन। तुमने रहमत खान के बारे में पता किया? कहीं उससे तो कोई राजा साहब कह के नहीं बुलाता? सर मैंने पूछताछ की, लेकिन रहमत खान और राजा साहब के बीच में कोई लिंक नहीं है। एक काम करो, इस लड़की की फोटो न्यूज़पेपर में छपवाओ, हो सकता है कोई उसे पहचान ले। और इस रहमत की फैमिली के बारे में भी जरा पता करो, रहमत की मौत से उनको सदमा पहुंचा भी है या कोई नौटंकी कर रहे हैं। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त रहमत खान की मौत हुई उस वक्त उसके घर वालों का मोबाइल लोकेशन घर का ही दिखाई दे रहा है। मतलब हम घूम फिर के वहीं आ गए। मेरे एरिया में जो जवान लड़के लोग का चकला है ना, वो वहाँ से आई होगी साहब। सर तात्या ने कहा था कि वो लड़की चकले से आई थी। मुझे लगता है हमें उस चकले की मालकिन को उठाना चाहिए और अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। मुझे इस बार चकले की मालकिन को नहीं, वहाँ की लड़कियों को उठाओ, वही हमें बताएंगी कि मंजरी वहाँ थी या नहीं। नहीं साहब, हम लोग कुछ नहीं जानते इस लड़की के बारे में। सच बोल। थी साहब, वो भी हम सबके साथ उधर ही थी। फिर वो कुछ दिन बाद भाग गई, और जब मिली तो उसका एक हाथ भी कटा था साहब।
आंटी के इसके भागने से बहुत हट गई थी साहब। वो उसको और दूसरी लड़कियों को सबक सिखाने को उसको झाड़ू पोछे के काम पे लगाई थी साहब। हाँ साहब, मेरे पास ही थी। अगर खूबसूरत लड़की भागेगी तो हम उठाएंगे ना, लेकिन देखा तो उसका हाथ कटा हुआ था और हमारे धंधे में लंगड़े घुड़ी का क्या फायदा है। इसलिए मैंने उसको छोटा मोटा काम पे लगा दिया। 1 साल बराबर काम किया उसने, लेकिन अचानक से क्या हुआ पता नहीं, भाग गई। बाद में मैंने उसको पुलिस स्टेशन में देखा। तो पहले पूछा तब झूठ क्यों बोली? धंधे पाने का सोचना पड़ता है ना साहब। ये मर्डर केस में नहीं पढ़ने का था मुझे, वो कोर्ट कचहरी। अब की बार अगर झूठ बोला ना बहुत महंगा पड़ेगा। पूरा सच बोल रही है साहब, अब झूठ बोल के नहीं फंसने का मुझे। इस केस में रोज नई तय खुल रही थी, पर आधी मंजरी पर गुनाह तो साबित हो सकता था, पर बिना किसी मकसद के। और जैसे जैसे इस केस की तहकीकात आगे बढ़ रही थी, मंजरी अपराधी लगने की बजाय खुद एक पीड़ित और गुनाह का शिकार लग रही थी। पुलिस को मंजरी के अतीत के जख्मों की कहीं से कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। और फिर एक दिन अखबार में छपी मंजरी की तस्वीर ने अचानक इस केस को एक नया ही मोड़ दे दिया। साहब आपने ही ये फोटो पेपर में छपवाई थी ना? हाँ, तुम जानते हो इसे? हाँ, मेरी बेटी है शायद। शायद मतलब अपनी बेटी को नहीं पहचानते? सर ये कुछ 10 साल पहले मुझसे मीरज में खो गई थी। तब की और अब की सूरत में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये देखिए ना, उसकी आंखें देखिए अभी भी ऐसी भी है। ये कुछ टेस्ट की रिपोर्ट जो उसके बचपन में करवाई थी, इससे पहचानने में कुछ मदद मिले तो। मोरे मंजरी माझी पोर कहाँ गई थी तू बेटी? मंजरी मैं तेरा बाबा हूँ, बाबा। देख मुझे मंजरी। तू तो कह रहा था कि तू उस लड़की का बाप है, लेकिन वो लड़की तो तुझे पहचानती भी नहीं है। साहब मैंने आपको बताया तो वो बहुत छोटी थी जब मीरज में खो गई थी, शायद भूल गई हो। साहब ये थप्पड़ उसके भूलने के लिए नहीं, तेरे पहचानने के लिए पड़ रहा। अगर तू उसका बाप है तो उसकी बॉडी पे जो चलने और कटने के निशान है वो तेरी वजह से है। साहब जब उसकी माँ मर गई तो वो बहुत छोटी थी, मेरे पास से तो 10 साल की थी तभी खो गई थी। पता नहीं उसके बाद किसने उसकी ये हालत की, और उसी हालत की वजह से एक दिन घर से भाग गए। साहब इतनी लापरवाही की अपनी बच्ची के साथ कि घर से भाग गए? नहीं साहब, मंजरी मेरी एकलौती औलाद है। अगर मैं ऐसा करता तो इतने साल बाद उसे यहाँ छुड़ाने क्यों आता? मैं मेरे बच्चे से नफरत नहीं, बहुत प्यार करता हूँ साहब, बहुत प्यार करता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए साहब, मेरा विश्वास कीजिए साहब। मेरी बेटी किसी का खून नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ है तो उसने अपनी दिमागी हालत की वजह से किया होगा। मैं कोर्ट में ये साबित करके रहूंगा, अपनी बच्चे से खुद को अभी दूर नहीं जाने दूंगा। ये सही करा, मंजरी को लेकर आओ। मंजरी बेटा डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। चल अब घर चलते हैं, चल चल बेटा। मोरे अब तक हम इस लड़की की पहचान और परिवार को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब अब मिल गया है तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। मंजरी के पिता ने उसकी पहचान साबित करके उसकी जमानत तो करवा ली, लेकिन उस पर केस अब भी चल रहा था। और ये राजा साहब कौन था जिसका डर मंजरी की आत्मा पर बैठा हुआ था?
उसका मंजरी से क्या संबंध था? क्या मंजरी को कोठे पर पहुंचाने में भी राजा साहब का हाथ था? मोरे, उस चकले वाली आंटी से पूछो कि मंजरी वहां कैसे पहुंची। अगर ये कड़ी जुड़ गई तो पता चल जाएगा कि मंजरी का उसके बाप के साथ रिश्ता कैसा है। ओके सर। साहब, मैं ईमानदारी से धंधा चलाती हूँ, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करती। रोकड़ा दिया था मैंने और खरीदा था उसको। इसने बेचा था? नहीं, हमारे कस्टमर है शांताराम, उसने भेजा था। उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ है तुम्हारे पास? शांताराम? बोला साहब। अरे साहब 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 क्या हुआ? अरे साहब क्या हुआ? मैं सच बताता है साहब, मैंने उसका दिमागी हालत देखकर उसका फायदा नहीं उठाया। मैं तो उसको खरीदा था, पूरा 50,000 रुपया दिया उसको। वो जानवरों की तरह मारता था उसको, हंटर से जलाता था उसको साहब। सर, कॉल रिकॉर्ड्स और लास्ट फोन लोकेशंस। वो 25 तारीख को आया था तेरे पास? हो साहब। इसका मतलब है कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से भी उसका मोबाइल लोकेशन रहमत खान की मौत की जगह का ही है। मत मारो। मुझे छोड़ दो राजा साहब, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो राजा। मरना तो तुझे पड़ेगा ही। ज्योतिष ने क्या कहा था मालूम है तुझको? उन्होंने कहा था मैं तुझको कितना भी दूर कर लूं, तेरी पनौती मेरे साथ तब तक रहेगी जब तक तू जिंदा है। मरना उससे नहीं, तुझे पड़ेगा। चल नहीं, बस साहब, बस मैं ही हूँ राजा साहब। नौटंकी के कपड़े भाड़े पे देने का मेरा काम था। मंजरी जब छोटी थी तब मैं उसे बहुत मारता था और तब राजा की पोशाक पहना करता था। तब वो सोचती थी चकले पे भी मैं उसका हालचाल देखने नहीं गया था, उसको मारने ही गया था। लेकिन उसने मुझको देखा, वो वहां से भाग गई। मैं उसका पीछा कर रहा था। इसका मतलब मंजीरी ने रहमत को नहीं मारा? नहीं साहब, मैं किसी को नहीं मारी। वो तो आंटी के उधर मैंने मेरे बाप को देखा और वहाँ से भाग गई। जब दरगाह के उधर पहुँची तो एक औरत एक आदमी को चाकू मार रही थी। लेकिन लोगों ने तो तुम्हें देखा था उसे चाकू से मारते हुए। नहीं साहब, मैं किसी को नहीं मारी। तुमने उस औरत का चेहरा देखा था जिसने खून किया? हाँ साहब। उसे पहचान सकती हो? हाँ साहब, उस दिन उसके घर वाले आए थे, उनमें ही वो भी थी। इन्होंने ही मारा था उस आदमी को। ए लड़की, क्यों झूठ बोल रही है तू? साहब,
मैं क्यों मारूंगी अपने शोहर को? ये लड़की झूठ बोल रही है साहब। नहीं साहब, यही थी वो। साहब, वो मेरे शौहर थे साहब, मैं उन्हें कैसे मारूंगी? उल्टा यहाँ मेरी जान आफत में फंसी हुई है। आए दिन मुझ पर हमले होते रहते हैं। कौन करवाता है तुम पे हमले और क्यों? जायदाद की लालच में मेरी बहू और मेरा बेटा ही करवाते होंगे मेरे पे हमले। साहब, अम्मी झूठ बोल रही है। खुद को बचाने के लिए ये सब किस्से कर रही है। वो खुद गई थी अब्बा के साथ दरगाह के सफर पे। उन्होंने ही मारा होगा अब्बू को। हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और तुम्हें तो उसकी कुछ पड़ी नहीं। पाटिल मैडम। यस सर। लगता है ये चाहती है तो तुम्हारा हाथ दिखाई दो। नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं। मैं बताती हूँ मैंने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। लेकिन कसम से साहब, वो दोनों मुकर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे इसमें साथ दिया था। कहीं ये राज मैं किसी पे जाहिर ना कर दूं, इसलिए वो दोनों मेरा भी कत्ल करवाना चाहते हैं साहब। सर, माना कि ये सब हमले हमने ही करवाए, पर अब्बू के कत्ल से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये अब तुम दोनों नहीं, कोर्ट तय करेगा। मारना पड़ा साहब, क्या करती। मेरे शौहर को पता चल गया था कि हमारा बड़ा बेटा जो है वो उनकी औलाद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद हमारी बेटी नूर के नाम पर करने का सोच लिया। उस दिन जानबूझकर मैंने अपना मोबाइल घर पर रख दिया और इनके साथ दरगाह पर चली गई। जायदा? अरे जायदा! वो पगली अगर मुझे नहीं देखती तो मैं कभी पकड़ी नहीं जाती। ये वहम है तुम्हारा। जुर्म अपनी कहानी खुद बयान करता है। रहमत को तो इंसाफ मिला ही, साथ ही उस बच्ची को भी इतने सालों बाद न्याय मिला, जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम जैसे वैश्य लोगों की वजह से दुखों में काटा। अपनी आंखों से ना देख पाने का रहमत को ये पहला और आखिरी सुकून होगा कि वो इस दुख को जाने बगैर इस दुनिया से रुखसत हुआ कि उसे कब्र तक पहुंचाने वाले उसके अपने ही थे। जाहिदा को रहमत के कत्ल के लिए, उस्मान और आबिदा को रहमत के कत्ल की साजिश और जाहिदा पर जानलेवा हमलों के लिए, और राजेश को मंजरी पर अत्याचार के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपराध का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कानून की गिरफ्त तक लेकर जाता है, और ये एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह करता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।